आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। जैसे पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज था, जिसमें 1857 के जो पॉलिटिकल कारण था उसमें जैसे वाजिद अली शाह को कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनको अवध से अंग्रेजी शासन ने उनको जेल भेज देते हैं और कोलकाता भेज दिया जाता है। तो राज्यों की हड़प नीति भी उसमें था। इसी के विरोध में एंड किसानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और उनकी जैसे बहुत ऐसी व्यवस्थाएं थी जैसे रैयतवाड़ी एंड और आपका महलवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं जो कि हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया है। आज हम एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हो जाती है 28 दिसंबर 1885 को और उनका कई अधिवेशन भी होता है अलग अलग जगह पर और उनके अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। उसमें जो है कि इलेक्शन होता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जनपद महाजनपद में जो अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन जो है कि 1905 ईस्वी में हो जाता है। बंगाल विभाजन का जो निर्णय है 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। उसको बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कार का विरोध किया जाता है और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया जाता है 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार को आया था, जिसे उन्होंने अपनी संजीवनी में पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखा है। और बंगाल विभाजन जो इफेक्टिव होता है 16 अक्टूबर 1905 को, इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक को इसको हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। मुस्लिम लीग का गठन कैसे होता है? दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न होता है, जिसमें मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हो जाता है। तो सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश करता है और प्रस्ताव पेश करते ही मुस्लिम लीग का पहला जो प्रस्ताव पेश किया जाता है एंड मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ को बनाया जाता है। और उसी समय जो मुस्लिम लीग का जो गठन होता है 1906 में, उसके अध्यक्ष आगा खां को चुना जाता है। एक और अधिवेशन आ जाता है, जिसे नेक्स्ट हम देखते हैं। एक और अधिवेशन जो कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन से ही कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 के दौरान और उसकी किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। इसका परिणाम होता है जो कांग्रेस का विभाजन का जो परिणाम होता है, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसके जैसे नरम दल एवं गरम दल, इसके कारण होते हैं जैसे बहुत ऐसे कारण थे कि अच्छे स्मूथली अपने राज्य को या अपने जो आंदोलन थे, स्वदेशी आंदोलन थे, उनको अच्छे से, क्योंकि सारे आंदोलन ही हो रहे थे उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बहुत से ऐसे आंदोलन हो रहे थे जो कि आंदोलन सुचारू रूप से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते थे। तो उसी के कारण से स्वदेशी आंदोलन के कारण से ऐसा विभाजन किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। इनको जो है कि भारत के बेताज बादशाह की उपाधि दी गई थी एंड लोकमान्य का। इनकी जो प्रकाशित समाचार पत्र मराठा केसरी जो 1881 ईस्वी में एंड उत्सव की शुरुआत होती है 1893 ईस्वी में गणपत उत्सव जो एंड 1895 में शिवाजी उत्सव। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। 1908 ईस्वी में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है और मांडले जेल भेज दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मांडले जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे गीता रहस्य कहते हैं।
और बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। जो प्रथम चरण वी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में स्थित एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कर दी थी है और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक देते हैं, परंतु जो बम फेंकने के बाद लेकिन किंग्सफोर्ड जो है बच जाता है और प्रफुल्ल चाकी जो थे उसके साथ में वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस वो गिरफ्तार हो जाते हैं और 1908 ईस्वी में 15 साल की आयु में उनको फांसी दे दी जाती है। तो ब्रिटिश का भारत पर पूर्ण रूप से कंट्रोल था और उसी के विरोध में ये सारे आंदोलन हो रहे थे। हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता के बहुत करीब जाएंगे, 1947 तक हम ऐसे देखते जाएंगे, सारे आंदोलन ऐसे हो रहे हैं भारत में, क्रांतिकारी आंदोलन। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर भी बम फेंका जाता है। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्यास की मुख्य भूमिका होती है। सारे फैक्ट यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आने वाले यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। जैसे हमारे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तो हमारे भारत के लोग भी विदेशों में सब रहते थे और वहाँ पर भी वहाँ के रहने वाले उनको भी स्वतंत्रता चाहिए, हमारे अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए वहाँ भी कई आंदोलन स्टार्ट कर चाहिए। जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हो जाती है 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। एंड जो है कि मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। इस वीडियो को आप 102 से 3 बार जरूर देखें, सुने, आपको ये रट जाएगा, आप सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के जो अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो सोहन सिंह को बनाया जाता है। उसी समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस घटनाओं के बारे में देखते हैं। कामा गाटा मारू जो प्रकरण है 1914 ईस्वी में, मार्ले मांटो सुधार 1909 ईस्वी में, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 एंड 1918 ईस्वी में, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में, मांटेगू घोषणा 1917 ईस्वी में, जेम्स फोर्ट सुधार 1919 ईस्वी में। हम लखनऊ समझौता भी देख लेते हैं। लखनऊ समझौता जो है कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। उसी समय नरम दल और गरम दल का जो मर्ज हो जाते हैं, लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ अधिवेशन बुलाया जाता है और 1916 में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है। 1916 में जो वार्षिक अधिवेशन होता था, जैसे मीटिंग बुलाई जाती थी कि अब ये लखनऊ में होगा, कहीं भी हो जाता था मीटिंग, तो 1916 में भी बुलाया गया था कि जो अंबिका चरण जो मजमूदार थे उनकी अध्यक्षता में वहाँ अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मीन्स जैसे वहाँ के जैसे हमारे यहाँ MP MLA होते हैं, उसी समय वहाँ पे भी अध्यक्ष बनाए जाते थे कि इसके वहाँ पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हर साल अधिवेशन या एक मीटिंग के रूप में या बुलाया जाता था तो लखनऊ में होता है। तो उसी समय लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों लोग आपस में मिलते हैं, समझाते बुझाते हैं और इसके बाद नरम दल एवं गरम दल का पुनः मिलन हो जाता है। इसी अधिवेशन में उसी समय कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता करे, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय हो जाती है और वो लखनऊ को ही मेन हेडक्वार्टर बनाया जाता है और लखनऊ समझौता वहीं पे होता है और दोनों लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी के हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता के नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई था। इनके पिता जो पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे
1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो जाता है, 13 साल की आयु में। और गांधी जी 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करते हैं, 2 साल 3 साल तक। और उसी समय इनको गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा, कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कि अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन चले जाते हैं। और गांधी जी अफ्रीका चले जाते हैं जब गांधी जी, और 21 वर्ष तक वहाँ रहते हैं। वे 9 जनवरी 1915 को वहाँ रहने के बाद वो वहाँ पे भी आंदोलन किए रहते हैं और भारत का जो है कि हेल्प करते हैं। बट अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है ब्रिटिश का, तो वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु होते हैं, और गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से वापस आते ही सारा काम स्टार्ट हो जाता है, और 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम का स्थापना कर देते हैं। सारे पॉइंट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। ये सारे क्विक पॉइंट है, रिवीजन पॉइंट है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें बताया गया है आधुनिक भारत का इतिहास। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, गांधी जी के द्वारा इनकी आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा जो कुछ पुस्तकें जो प्रकाशित की गई थी, जैसे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, 30 जनवरी 1948 को, जो अब इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनके जन्म देखते हैं 2 अक्टूबर को, इसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का जो होता है, जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में, इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, एंड टाल स्टाई फर्म जोहान्सबर्ग में यह स्थापना 1910 ईस्वी में। और गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य जो भारत में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, खेड़ा सत्याग्रह जैसे प्रथम असहयोग आंदोलन 1918 ईस्वी में, 1918 में भी अहमदाबाद मिल हड़ताल कर देते हैं, जिसे प्रथम भूख हड़ताल कहते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। 1917 ईस्वी में एक राजकुमार शुक्ल थे, जो उनके आग्रह पर गांधी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती स्टार्ट कर दी। 3 कठिया पद्धति, कुछ ये 3 कठिया पद्धति होती है, जैसे विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। एक बहुत बड़ा आंदोलन और स्टार्ट होता है, जो कि भारत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटिश का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक ऐसा जो है कि कांड होता है भारत में, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है, और 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं, वहाँ पे क्योंकि मीटिंग होता है पंजाब में, लोकप्रिय नेताओं जैसे डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो जाता है। 2 प्रमुख नेता, वहाँ आंदोलन चल रहा है, उसी समय की बात है, 1919 की 1 अप्रैल 1919 की बात है। तो भारतीयों में जो है कि रोष पैदा हो जाता है, एंग्री हो जाते हैं सब। तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया है। तो अमृतसर शहर जो उनके कब्जे में आ जाता है, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों के खिलाफ, उसी समय जिस पर जनरल आर डायर ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाती है, हजारों के तादाद में हम जो हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। इसमें और भी रोष पैदा हो जाता है। इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 13 अप्रैल 1919 को होता है। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की
कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दिया। और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी की, जिसे कहते हैं तहकीकात कमेटी, एक कमेटी की स्थापना की, गठन किया कि ऐसा क्यों हुआ। एक और आंदोलन स्टार्ट हो जाता है उसी समय, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चलता है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, उन्हीं के होस्टिंग में सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए, अपने स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। 1 अगस्त 1920 को। दुर्भाग्यवश इसी दिन तिलक का निधन भी हो जाता है। जिस दिन असहयोग आंदोलन होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होते जा रहे हैं बार बार, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया जाता है। इस प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, क्योंकि कुछ जितने भी आंदोलन हो रहे थे पैसों की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी समय जो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। एक और होता है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाने जाने के रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो असहयोग आंदोलन में जो विदेशी कपड़े थे वो जला दिए जाते थे, उससे उन्होंने कहा कि ये बर्बादी की संज्ञा है, तो आप इसको मत जलाओ। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे हो रहा था, आपस में भी बातें हो रही थी। एक और कांड हो जाता है, बहुत बड़ा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक चौरी चौरा कांड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कांड है ये, जो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड नामक स्थान पे हो जाता है। 4 फरवरी 1922 को होता है। इसका कारण होता है किसानों के जुलूस पर गोली चलाने के कारण उग्र भीड़, जो किसानों के जुलूस निकाले जाते थे और उनके ऊपर उग्र भीड़ के ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इसका परिणाम होता है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। एक और पार्टी की स्थापना हो जाती है जिसे स्वराज पार्टी का गठन कहते हैं। ये पार्टी मार्च 1923 में स्टार्ट होती है और 1923 के विधानसभा चुनाव में, उस समय भी विधानसभा इलेक्शन होते थे, और भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना, कहाँ पे स्थापना हुई? इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन एक और पार्टी, अब स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो ये महासचिव की पद होता था उस समय। और स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। स्वराज पार्टी के अब विधानमंडल का जो अध्यक्ष होते हैं, यदि विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल जो एक अपना एक स्टेट का एक मंडल होता है, तो उसी समय अध्यक्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को चुना जाता है। एक दूसरा चरण और स्टार्ट हो जाता है, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्यास, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक और कांड होता है जिसे कहते हैं काकोरी कांड। ये 9 अगस्त 1925 को होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 जो ट्रेनें थी उनको लूट लेते हैं। अब ये भी उग्रवादी बनते हैं। हमारे ब्रिटिश के खिलाफ हमारे भारतीय भी उग्रवादी बनते हैं, और बनना भी चाहिए। तो ये काकोरी कांड होता है। घटना के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद में फांसी दे दी जाती है सबको। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद भागने में सफल हो, चंद्रशेखर आज़ाद थे वो इस घटना में भागने में सफल हो जाते हैं। एक और एसोसिएशन की स्थापना, पार्टी की स्थापना होती है जिसे कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA।
की स्थापना हो जाती है। 1988 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में वहाँ से भाग लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इसके बाद उन्हीं के होस्टिंग में, उन्हीं की देखरेख में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया जाता है, जिसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा एंड शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंक देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया जाता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है, 23 मार्च 1931 को। एंड 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेज पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को एक और आंदोलन स्टार्ट होता है। इस आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे आंदोलन ही देखते चलेंगे और जो इनकी डेट हैं वो डेट के बारे में भी याद रखिए कब क्या हुआ था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम ने 78 समर्थकों के, जो उनके समर्थक थे, दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ कर देते हैं 12 मार्च 1930 को। 24 दिनों के बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी नवसारी जिला जो पहुंचकर 6 अप्रैल 1931 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून, क्योंकि जो नमक बनाया जाता है वो कानून को तोड़ देते हैं। कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता था, उन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। एंड अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। एक और गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। एक अलग अपना जो मंडल बनाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से एक मीटिंग होती थी, तो उसी के बारे में बात चल रही है। गोलमेज सम्मेलन तो सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग होती थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक, ये सारी चीज़ों की एक साथ मीटिंग होती थी। उसी में तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, फर्स्ट में नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हो गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बहुत लोग थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। एक और सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना पैक्ट उस समय लागू हो जाता है। पूना पैक्ट जिसे कहते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख पहले से ही, जो कि मानक हिंदुओं से अलग कर दिया गया। यह निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया और 24 सितंबर 1932 को गांधी ने अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता किया गया। अब तक तो ब्रिटिश के खिलाफ सारे आंदोलन हो रहे थे, अब तो यहाँ जो कि छुआछूत वाला मामला भी इसमें चल रहा है कि मुसलमान, हिंदू एंड एससी कैटेगरी जो
शेड्यूल कास्ट के बीच जो छुआछूत था, दलित वर्ग सोचते थे कि हमारा अलग एक साम्राज्य हो, क्योंकि भारत जो है स्वतंत्रता के करीब जा रहा है, तो सारे यहाँ के जो इसे सांप्रदायिक एक प्रकार से हम कह सकते हैं धर्म जो नीतियाँ होती हैं, धर्म आंदोलन हो रहा था, तो अलग अलग धर्म की स्थापना करने की घोषणा की जाती है। तो उसी समय जो पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना समझौता मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां तथ्य हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन मास्टरदा के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ जाता है और 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की होस्टिंग में अध्यक्षता में लाहौर में होता है। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। 22 से 24 मार्च मतलब एक अलग स्टेट मीन्स राज्य मीन्स एक देश बनाने की ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिंथिगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाता है और 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना जाता है। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे जो सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने जाते हैं। उसी समय एक मिशन क्रिप्स मिशन जो भारत की आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है, जिसे क्रिप्स मिशन 1942 कहते हैं। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध, जो राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ तो मिलकर गतिरोध पैदा कर जो रेजिस्टेंस पैदा करते थे, तो इसी रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। वहां से एक कमेटी, मिशन माने एक कमेटी होती है, उसी कमेटी को भारत भेजा था, जिसे कहते हैं ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मौजूदा नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन कहा गया। एक और आंदोलन स्टार्ट हो जाता है उसी समय। चलिए इस आंदोलन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया। पेश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। तो ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य जो मेन नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब क्या होता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की जाती है। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तालमुख यहाँ की सरकार को जाति सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चलती थी। यहाँ की किसान विधवा मानतंगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हीं में बूढ़ी गांधी के भी कहा जाता है। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, यहाँ 1945 तक कार्यरत रही। इस नेता वाई.वी. चहवाण थे। एंड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनकार लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार उनके साथ थे। एंड एक और समझौता हो जाता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात आपस में बात करते, भैया मान जाओ आपस में, तो 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, MOU साइन होता है, जिसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गया। एंड आज़ाद हिंद फौज की एक स्थापना हो जाती है, जिसमें मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व
फुजीवारा ने दिया। इसकी जो पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को, जिसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया एंड रास बिहारी बोस ने 4 अगस्त 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप देती है। एक और महत्वपूर्ण जो परिचय है, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक उड़ीसा में होता है। ये उड़िया थे। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा में चौथे स्थान प्राप्त किए थे। सुभाष चंद्र बोस, सिविल सेवा का एग्जाम उस समय होता था 1920 में, तो उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, बट उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से, जो उनकी प्रेरणा से, उन्हीं की देखरेख में 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गई। तो देशबंधु चिरंतन दास इसके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन होता है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करता है। जर्मनी के जनता ने उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। एक योजना के बारे में देखते हैं यहाँ पर, जिसे बेबल योजना कहते हैं। 1945 में देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, उन्हीं के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेबल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेबल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसे वेबल योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। दिल्ली पहुंचने की तिथि 24 मार्च 1946। इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। संविधान सभा का चुनाव होता है। अब संविधान सभा का एक चुनाव होने, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें संविधान सभा का चुनाव होता है। वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 एंड स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीटें मिलती हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ। उस समय बहुत जो प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस के रूप में मनाया, इसमें बहुत लोग की मृत्यु हो जाती है और भयानक रक्तपात होता है। महात्मा गांधी ने नुआखाली में शांति स्थापना हेतु पद यात्रा की। अंतिम सरकार का एक गठन हो जाता है। बेबल योजना कैबिनेट मिशन के द्वारा एक अंतिम, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ लेती है। चुनाव होता है और अंतरिम सरकार का गठन होता है। पूर्ण रूप से ये सरकार नहीं बनती है, बट अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, जिसमें अंतरिम सरकार एक दृष्टि में हम देख लेते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद विदेश मामले के होते हैं, विदेश मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार पटेल गृह सूचना प्रसारण मंत्री, जान मथाई उद्योग आपूर्ति मंत्री, आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री, CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, गजनफर अली खान स्वतंत्र मंत्री, अरोड़ा आसफ अली रेलवे मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि उस समय जो अंतरिम सरकार की गठन हो जाता है, राजगोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो शिक्षा मंत्री बने थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री एंड लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री। और उसी समय इटली की घोषणा की जाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना देख लेते हैं, जिसमें 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए।
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना 24 मार्च 1947 को भारत आते हैं 34वें गवर्नर जनरल बनकर, जिसमें भारतीय नेताओं की स्वीकृत जो एक्सेप्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक को 18 जुलाई में 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के दौरान 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग वाला ही यह बंदा है जो पाकिस्तान की स्थापना की जाती है। 24 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जिसे भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता भारत के विभाजन के समय एंड आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकें के बारे में देख लेते हैं, जैसे यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले एंड माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के महात्मा गांधी हैं इसके लेखक। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तक का नाम, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल कलाम आज़ाद। कामनीवाल तथा कॉमनवेल तथा न्यू इंडिया एनिवेसेंट, द लाइफ डिवाइड, अरविंद घोष, बापू माई मदर, मनुबहन बांधी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य केसरी तथा मराठा, बाल गंगाधर तिलक एंड द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फ्रांस कर्जन टू नेहरू फ्रंट एंड आफ्टर दुर्गादास एंड फ्रीडम एंड मिड नाइट, लैरी कॉलिंस एंड एवं डोमिनिक लेपियर, द नेशन एवं मार्केटिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, अवर इंडिया, मुसलमान्स, डब्ल्यू हंटर, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, सी.बी. रेबलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, एस.बी. चौधरी, अवध इन रिवॉल्ट, रुद्रा गंसू मुखर्जी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजमूदार, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, तहजीब उल अखलक, सैयद अहमद खां, स्प्रिंगर, टाइगर, ह्यूज टोए एंड टूवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, भगत सिंह, द फिलासफी ऑफ बॉम्बे, भगवती चरण बोहरा एंड अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, बी.आर. अम्बेडकर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डॉक्टर राम मोहन लोहिया, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, बंगाली समाचार पत्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, द ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू, कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त हैं इसके एंड टेररिस्ट के लेखक दिलीप मुखर्जी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, बिपिन चंद्र, मदर इंडिया, कैथरीन मायो। तो हमने भारत के आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। हमने सारा आधुनिक भारत के इतिहास को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। ये मेरा लास्ट पार्ट था, तीसरा पार्ट है जो कि हमने सारा क्विक रिवीजन में सभी को हमने जो है कि कवर कर लेते हैं। और जो भारत के जो कई इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन जो होते हैं उसमें सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है। और जो कुछ पुस्तकें थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना कर दी जाती है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और 14 अगस्त को पाकिस्तान को। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।